आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समुदाय, आर्य समाज क्या था, उसका रहन सहन पहनावा क्या था। बिल्कुल शॉर्ट पे 4 से 5 मिनट में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं आर्य। आर्य समाज जो था वो भारत में आया कब, उसका आगमन कब हुआ, तो हमें उसका आगमन मिलता है 2000 ईसा पूर्व के आसपास। ओके, इसका कोई परफेक्ट डेट नहीं है, बस 2000 ईसा पूर्व के आसपास में ये लोग भारत आए थे। ओके, आगे हम लोग देखते हैं आर्य का अर्थ क्या होता है। आर्य का अर्थ अगर सरल शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल में या फिर अच्छे कुल में उत्पन्न। ओके, आगे हम लोग देखते हैं ये लोग मूल निवासी कहाँ के थे। आर्य के बारे में अभी तक हम लोग जाने 2000 ईसा पूर्व भारत में आए, उसका अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं ये मूल निवासी कहाँ के थे। तो सबसे पहला सिद्धांत हम लोगों को बताया जाता है कि यूरोप। क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि यूरोप से ये लोग इंडिया आए। यूरोप से क्यों? क्योंकि वहां का जो भाषा है, मदर फादर ब्रदर, और उस टाइम जो आर्यों का भाषा हुआ करता था, फादर पिता, मदर माता, ये भाषा में सिमिलरिटी को देखते हुए बताया गया कि शायद हो सकता है वो यूरोप के निवासी हो। दूसरा सिद्धांत बताता है कि वो आर्कटिक प्रदेश के थे। आर्कटिक प्रदेश के थे, ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों? वेदों और शास्त्रों में जो आर्यों द्वारा लिखा गया था उसमें हमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात का वर्णन मिलता है, जो कि आर्कटिक प्रदेश में ही संभव होता है। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि वो आर्कटिक प्रदेश के भी हो सकते हैं। तीसरा सिद्धांत होता है मध्य एशिया का सिद्धांत। मध्य एशिया का सिद्धांत का अर्थ क्या है? कुछ लोगों का अनुमान यह है कि मध्य एशिया से संभवतः आए होंगे आर्य लोग भारत में। क्यों? क्योंकि मध्य एशिया में कृषि और पशुपालन के लिए वातावरण, अच्छा माहौल है ना, जिससे यह बताया गया कि मध्य एशिया के हो सकते हैं। इस तरह से और भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाले सिद्धांत यही तीन होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं आर्यों के बारे में शारीरिक बनावट। ठीक है, उनका शारीरिक बनावट कैसा था, उनका हुलिया कैसा था। तो हम लोगों को जानने को मिलता है कि वो काफी लंबे हुआ करते थे, गोरे हुआ करते थे, उनकी नाक लंबी हुआ करती थी, वीर और साहसी हुआ करते थे। ठीक है, उनके बारे में इतना कम से कम बनावट के बारे में जानना होगा। लंबे हुआ करते थे, लंबी नाक हुआ करती थी, गोरे चिट्टे हुआ करते थे, वीर और साहसी भी हुआ करते थे। आगे हम लोग देखते हैं उनका स्वभाव। स्वभाव कैसा था? तो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, पशुपालक थे। ये हो गया उनका स्वभाव। अब जानते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसा था? तो उनका राजनीतिक व्यवस्था था राजतंत्र व्यवस्था। मतलब लोकतंत्र जो अभी चलता वो नहीं था, राजतंत्र चलता था, राजा का पुत्र राजा बनता था। लेकिन यहां एक सबसे अच्छी बात यह थी कि अगर राजा सही नहीं है, उसके कार्य सही नहीं है, तो उसे पद से हटाया भी जा सकता था। तो हम जैसे देखते हैं यहां पर में उनका राजनीतिक व्यवस्था कैसे हुआ करता था। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी राजनीतिक व्यवस्था की कुल या फिर परिवार। परिवार का मुखिया होता था पिता, है ना। उसके बाद होता था ग्राम, ग्राम के बाद बनता था विश्व, और विश्व को मिला करके बनता था जन। और ये जो जन हुआ करता था उसके जो मुख्य हुआ करते थे उन्हें कहते थे सम्राट या फिर महाराजा या फिर राजा, है ना। अब राजा के नीचे भी बहुत सारे काम करने वाले अंग हुआ करते थे, जैसे पुरोहित, सेनापति, मंत्री, दंड नायक, जैसे बहुत सारे हुआ करते थे, जिसके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे। आगे अब हम लोग जानते हैं उस समय शिक्षा का क्या व्यवस्था था। तो शिक्षा व्यवस्था हुआ करता था उस समय पे गुरुकुल। ठीक है, गुरुकुल में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, विद्या लेते थे। आगे हम लोग देखते हैं उनके पहनावे के बारे में। उनका पहनावा कैसा था? तो धोती, अधिवास, श्रृंगार, ऊनी सूती वस्त्र पहना करते थे। ये लोग ऊनी और सूती वस्त्र भी पहना करते थे। और श्रृंगार, श्रृंगार में सारे तरह के श्रृंगार थे, जितना आपको आता है आप उतना लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मनोरंजन के उस समय पे साधन क्या थे। मनोरंजन के साधन थे वीणा, शंख, बांसुरी, नृत्य, नाटक। ओके, आगे बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है? 4 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब बताया जाता है ब्राह्मण जो थे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, इन सब में ये सब कार्य किया करते थे। क्षत्रिय लोग जैसे राजा उजा हुआ करते थे। वैश्य लोग व्यापारी हुआ करते थे। चौथे होते थे शूद्र, जो कि सेवा प्रदान करते थे। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि ये एक तरह से जाति है। ये जाति नहीं हुआ करती थी, ये उस समय पे जाति नहीं थी, ये उस समय पे एक तरह से कार्य के आधार पर दी गई श्रेणी थी, है ना, जिसे आज के टाइम पे हम लोग जाति बना दिए। आगे देखते हैं हम लोग उस समय पे यज्ञ, हवन, पूजा,
है ना, ये सब बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। और किन देवताओं का ज्यादा मान्यता था, तो इंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण, सोम, ये सब देवता पूजे जाया करते थे। ओके, नेक्स्ट है वेदों की रचना। इसी समय पे, है ना, आर्यों के काल में ही वेदों की रचना हुई थी, जिसमें 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहा जाता है कि आर्यों के काल को वैदिक काल भी कहा जाता है। मतलब वेदों की रचना हुई थी आर्यों के काल में, इसलिए आर्यों के काल को हम क्या कह सकते हैं, वैदिक काल कह सकते हैं। और आर्य सभ्यता, ये जो आर्य सभ्यता है, इसे हम वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है ये इतना ही में खत्म नहीं होता, ये बिल्कुल शॉर्ट में, अगर कुछ नहीं पढ़े तो कम से कम इतना पढ़ने के लिए नोट्स है। इसके बाद यहां इसी समय आर्यों के काल में ही हमें वेदों की रचना के बारे में मिलता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं वेदों से रिलेटेड सारे डिटेल्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।